तुम पैथेटिक हो, चंद्रचूड़ ने चिल्लाते हुए कहा। अब वो अपने शरीर में अपने गुस्से को दबा कर रख नहीं पा रहा था और फोन पर उसने अपनी पकड़ टाइट कर ली थी। ये औरत इन लोगों के साथ इतने सालों तक खेलती आ रही थी, इतने सालों तक। इस समय सिर्फ और सिर्फ उसे मारना चाहता था और उसका गला रेतने से पहले उसे बहुत ज्यादा तड़पाना चाहता था। तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई औरत हो जोया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जाकर जीत सकते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो जोया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुझे अंडर एस्टिमेट करना। ऐसा कहते हुए चंद्रचूड़ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जोया को कुछ सोचने या कहने का मौका भी नहीं दिया। क्या तुम लोग उसे ट्रैक कर पाए? ऐसा पूछने के बाद उसने अपना फोन काउच पर फेंक दिया। जी मालिक, उसकी इस समय की लोकेशन आइकॉनिक नाम के होटल में है। क्या हम अपने आदमियों को भेजकर उसे पकड़वा लें? दूसरी तरफ से आदमी ने पूछा। चंद्रचूड़ ने अपनी आंखें छोटी की और अपने ऑफिस की विंडो की तरफ चलकर जाने लगा। उसने धीरे से अपने हाथ उठाकर अपनी पॉकेट में डाले और पूछने लगा, कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब कुछ रेडी है। हालांकि हमारे इन्वेस्टर अभी भी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। उस धमाके के बाद हमारे इन्वेस्टर्स को कपूर इंडस्ट्रीज के फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है और जब हम इसे बड़े साहब के अनकंफर्टेबल डिमाइस के बारे में छोड़कर सोच कर देखें तो अब उन्हें किसी भी तरह से संतुष्ट करना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरे आदमी ने कहा। ऐसा कहते हुए चंद्रचूड़ अपना सिर हिलाने लगा और फिर आगे कहने लगा, तो फिर अभी के लिए तुम लोग जोया को हाथ मत लगाओ। हमारे कुछ आदमियों को भेजकर बस उस पर नजर रखो। वो जहां भी जाए हर जगह उसे फॉलो करो और हर चीज की फोटोग्राफ लेकर उसका सबूत बनाकर रखो। मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सालों से वो हमसे क्या छुपाती आई है या किन चीजों के बारे में झूठ बोलती आई है। चंद्रचूड़ ने ऑर्डर करते हुए कहा। इसके अलावा मेरा एक सीईओ की पोजीशन के लिए टेक ओवर करने के बाद प्रेस में रिलीज होने वाली थी। क्या वो तैयार है? जी मालिक, चंद्रचूड़ के आदमी ने इस बार एक अलग तरीके से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। इसके बाद वो चंद्रचूड़ को अलविदा कहकर उसके पहले दिए गए ऑर्डर को पहुंचाने के लिए वहां से निकल गया। एक बार जब चंद्रचूड़ अकेला हो गया वो फिर अपनी यादों के समंदर में खो गया। इस पूरे टाइम वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा था। वो किसी के हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहा था और उसे इस बात की मालूमात ही नहीं थी। इस पूरे टाइम वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशन को सुन रहा था और उन्हें एक्सीलेंट सजेशन की तरह ट्रीट कर रहा था। यही सब कुछ सोचते हुए चंद्रचूड़ ने गुस्से में अपने दांत पीसे और इस बात पर पछताने लगा कि उसने कभी भी जोया पर पहले शक क्यों नहीं किया। उसकी फैमिली के डिस्टेंस का हर एस्पेक्ट एक तबाही था। उसकी फैमिली पूरी तरह से मेस में थी। कुछ देर और चिंता करने के बाद चंद्रचूड़ ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसे इस समय एक और बात की चिंता थी और वो थी उसके बड़े भाई चंद्रशेखर की। वो इस समय इस बात को झुठला नहीं सकता था कि जोया के साथ इस समय डील करना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, लेकिन उसके भाई का ख्याल भी उसके दिमाग से अभी तक स्लिप नहीं हुआ था। चंद्रचूड़ आज कितने सालों से कंपनी मैनेज करता रहा था। वो लोगों को इस बात का पता लगने नहीं दे सकता था कि चंद्रशेखर का रोल उसकी कंपनी में क्या था। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि अब आपको एक अपाहिज इंसान की तरह एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमरन ने बिना सांस लेते हुए कहा और कुछ सेकंड के लिए चंद्रशेखर की तरफ घूरकर देखने लगी। इसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, तुम्हारा भाई इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि आप प्रेस के सामने बहुत बुरे दिखाई दे। आखिरकार जब दादाजी हॉस्पिटल गए हुए थे तब उसने अपनी शक्ति दिखाना भी जरूरी नहीं समझा था। मैं तो अभी भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि चंद्र इन सब चीजों का रीजन है और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। चंद्रशेखर ने सिमरन से आंख मिलाते हुए कहा। इस बार उनकी नजरों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। वो पहले से थोड़ा अलग नजर आ रहे थे। चंद्र ने मुझे सब कुछ दिया है। सालों तक वो अकेला ऐसा आदमी था जिसने मेरा सपोर्ट किया था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि मैं हम लोगों की बातचीत किसी तरह अरेंज करवा सकती हूँ, सिर्फ हम तीनों की। सिमरन ने कहा, मैं ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर वो अपने खुद के भाई को बर्बाद क्यों करना चाहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है जितना पूरे के पूरे कपूर ग्रुप के पास नहीं है। बात कुछ और ही है, सिमरन ने कहा। इस समय उसकी आवाज में एक ठंडक, एक किस्म की डिटैचमेंट साफ साफ दिखाई दे रही थी और इसकी वजह से चंद्रशेखर की आंखों में एक किस्म का पछतावा या दुख भी दिख रहा था। चंद्रशेखर ने सिमरन की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। क्या वाकई में उसने सोचा था कि उसकी बेटी उसकी तरफ थोड़ी सी नरम पेश आएगी, और वो भी इस हद तक की गई बेवकूफी और मैनिपुलेशन के बाद? चंद्रशेखर ने फिर से अपना फोकस अपने हाथ में आए हुए मैटर पर डाला और कहने लगा, इतना तो मैंने अपने छोटे भाई से एक्सपेक्ट किया ही था। आखिरकार वो एक बहुत लालची आदमी है।
वो वाकई में इस बात की चिंता नहीं करेगा कि एक दिन मुझसे किसी तरह की कोई मीटिंग करे और सब लोगों को ये बताए कि वो मैं था जिसने वो सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए, जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी इतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है। वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि इस पूरे दौरान मेरे लिए डिसीजन की वजह से सब लोगों को उस पर ऐसा विश्वास था कि वो चंद्रचूड़ है जो अपनी कंपनी को इतनी अच्छी तरीके से चला रहा है और वो कंपनियों के अच्छे चलने का सारा क्रेडिट अपने नाम के अंदर ही ले लेगा। उन्होंने एक मीडिया कंपनी को पिछली रात ही बुला लिया था। उसने पहले ही उन लोगों से इस न्यूज को लीक करने के लिए कह दिया था कि आप कितने ज्यादा अंग्रेजफुल हैं और अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद आपने एक बार भी अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश तक नहीं की। ये न्यूज आज दोपहर तक पूरे इंटरनेट पर छा जाएगी। हमारे पास, ऐसा कहते हुए सिमरन ने एक बार रुककर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर आगे कहने लगी, हमारे पास लगभग 1 घंटा है इस न्यूज को फैलने से रोकने के लिए। मैं अपने कांटेक्ट को ऐसा करने के लिए कह सकती हूँ। तुम्हें मेरी ओपिनियन चाहिए? चंद्रशेखर ने सिमरन की तरफ मुड़कर देखा और पूछा। वो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चंद्रचूड़ के खिलाफ जो लड़ाई है वो आपकी है, मेरी लड़ाई जोया और उसके लोगों की तरफ है। ऐसा कहते हुए उसने सोचा कि मिस्टर कपूर तब से कितना ज्यादा सफर करते आ रहे होंगे जब से वो डिसेबल हो गए थे। वो सोचने लगी थी कि आखिर वो आदमी जो कि ऐसी कंपनी का मालिक है जो कि बिल्कुल डैन करेक्ट होने की कगार पर खड़ी है, जबकि उसे हेमंत राय चंद ने ऊपर उठाने की काफी कोशिश भी की हो, उसका क्या हल होगा? तो फिर उसे आगे जाकर उस न्यूज को रिलीज कर दो। चंद्रशेखर ने कहा, मैं तब जाकर अपनी शक्ल दिखाऊंगा जब वो लोग मेरे पिता की अस्थियों को जला देंगे। इसके अलावा मैं अगली बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करूंगा। अभी भी मेरे शेयर्स कपूर ग्रुप में तो हैं ही, इसीलिए मेरे पास मीटिंग को अटेंड करने का राइट है। दरअसल अगर आप अचानक ही अपने पिता की डेथ के बाद उन लोगों के सामने आ जाएंगे तो आप अपने आप को एक ऐसे आदमी की तरह पेश करेंगे जो कि कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए लड़ाई करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी है। सिमरन ने ऐसा कहते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए उन लोगों की तरफ देखा और फिर आगे कहने लगी, आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि चंद्रचूड़ यूजलेस है और आप एक्चुअली वो आदमी थे जो इतने सालों से उसके पीछे रहकर कंपनी चला रहे थे। ओके, मगर आपके पास इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या सबूत है? मेरे पास है, सिमरन के पिता ने कंफर्म करते हुए कहा। अब जबकि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह सर्टन हूँ कि तुम और यश हैं जो कंपनी को ओपनली चला सकता हूँ और तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम लोग डिजर्व करते हो। चंद्रशेखर ने बेबाकी से कहा। ठीक है, सिमरन ने एक आम लहजे में कहा। अगर वो वाकई में उसे सब कुछ देना चाहते थे तो ना तो वो उसके लिए कोई कंप्लेंट करने वाली थी और ना ही मना करने वाली थी। अब क्योंकि सिमरन ने ऑलरेडी कंपनी को टेक ओवर करने की प्लानिंग कर रखी थी तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी अगर उसके पिता कुछ और सालों के लिए उसे चलाने के लिए इच्छुक थे। यश सेफ है और जिंदा है, मेरा मतलब है अगर आप जानने के लिए कुछ ज्यादा ही इच्छुक हो तो मुझे पता है कि तुम उसे किसी तरह की चोट नहीं आने दोगी। चंद्रशेखर ने सिमरन से कहा, तुम इतनी भी निर्दयी नहीं हो जितना कि तुम दूसरों को दिखाती हो। जब चंद्रचूड़ ने अपने मीडिया वाले कॉन्टेक्ट को कॉल किया तो चंद्रशेखर के अंग्रेजफुल बिहेवियर की न्यूज पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर ये थी कि जोया ही वो इकलौती इंसान थी जो कि उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार थी। ऑफ कोर्स जोया की ही बात ओपनली एक रेपुटेटेड न्यूज साइट पर कहीं भी देखी नहीं जा सकती थी, लेकिन ऑनलाइन दिख रही कौशिक साइट्स पर यह कांस्टेंट रोटेशन में थी। अब क्योंकि जोया यश की माँ थी जो कि एक छोटा सा सेलिब्रिटी था जिसका थोड़ा बहुत फैन बेस था, लोगों को एक्चुअली उसके बारे में पता था और वो इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट भी कर चुके थे। आखिर किसी फिल्मी सितारे के इतने बेशर्म माता पिता कैसे हो सकते थे? बहुत ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि यश मिसिंग है। उन सभी लोगों को तो यही लग रहा था कि वो अब्रॉड में जाकर एक्टिंग क्लासेस अटेंड कर रहा है। इसीलिए जब उन लोगों ने इस बारे में न्यूज सुनी तो वो लोग तुरंत व्याप्त करने लगे और उस फैमिली के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को सर्च करने लगे। क्या पुलिस? वो लोग मुझे क्यों देखना चाहते हैं? चंद्रचूड़ ने तुरंत अपनी नौकरानी की बात सुनकर अपने आईब्रो को उठाते हुए कहा। उसने अपनी नौकरानी के जवाब देने का इंतजार नहीं किया और अपने ऑफिस से तेजी से निकलते हुए सीधा लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। मिस्टर कपूर, पुलिस की वर्दी पहने हुए एक आदमी ने तुरंत कपूर को बुलाया। गुड आफ्टरनून, हम लोग आपको पुलिस स्टेशन में कुछ सवालों का जवाब देने के लिए इनवाइट करने के लिए बुलाना चाहते हैं और इसका लेना देना उस केस से है जो कि मिस जोया ने आपके खिलाफ फाइल किया है। क्या कहा तुमने? मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया है। आप किस केस के बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर कपूर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। इस बार तुम क्या करने वाली हो जोया? मिस्टर कपूर मन ही मन सोचने लगे। फिजिकल असॉल्ट और रेप, उस पुलिस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा। क्या कहा आपने?
मिस्टर कपूर का ब्रेन मानो उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर शॉर्ट सर्किट हो गया था। फिजिकल असॉल्ट और रेप? मैंने उसे छुआ तक नहीं है। वही वो इंसान है जिसने मेरे पिता का कत्ल किया है। पुलिस स्टेशन। चंद्रचूड़ के चेहरे पर एक डार्क लुक था और वो अपने हाथ फोल्ड करके चेस्ट पर रखकर बैठा हुआ था। जैसे ही वो अपने लॉयर को पुलिस से बातें करते हुए सुनने लगा, उसका चेहरा और ज्यादा डार्क होने लगा। जोया के पास बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई थी कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट उसके खिलाफ फाइल की थी। मैंने उसे छुआ तक नहीं है, चंद्रचूड़ फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहने लगा। उसने मुझे कई बार सेड्यूस करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे छुआ तक नहीं। वो मेरे भाई की वाइफ है, कभी नहीं। वो औरत। मिस्टर कपूर, इट इज ओके, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मिस्टर कपूर, इट इज ओके, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मिस्टर कपूर के लोगों ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, हम लोग कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। चंद्रचूड़ ने तुरंत एक टेढ़ी मुस्कान के साथ चिल्लाकर उस रूम में कहा। उस इंटेरोगेशन रूम में उनकी आवाज पूरी तरह गूंज रही थी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। ये सब कुछ उस औरत की चाल थी ताकि वो उसको पुलिस स्टेशन में लेकर आ सके। अभी तक मीडिया पुलिस स्टेशन के बाहर उसे इंटरव्यू करने के लिए खड़ी होगी। कमीनी औरत, ऐसा कहते हुए उसे अंदर ही अंदर कोसने लगा। कुछ और मिनट के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने उन लोगों को वहां से जाने की इजाजत दी और उनसे कुछ पेपर वर्क साइन करवा लिया। मिस्टर कपूर, मीडिया के कुछ लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, मगर मैंने ऑलरेडी हमारे आदमियों को उन्हें ब्लॉक करने के लिए अरेंज कर दिया है, कपूर खानदान के फैमिली लॉयर ने कहा। अच्छी बात है। चंद्रचूड़ ने सर हिलाते हुए अपने एक आदमी को टेक्स्ट मैसेज किया। जोया और ज्यादा डैमेज करेगी अगर उसे इस तरह खुला छोड़ दिया गया। ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी कि उस औरत की इंटेलिजेंस उसके कहीं ज्यादा ऊपर थी। इसके अलावा उसके बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे और उसकी लोगों को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी टॉप नॉच थी। चंद्रचूड़ को उस औरत से जल्द पीछा छुड़ाना जरूरी था। कुछ सेकंड के बाद चंद्रचूड़ के पास एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें इस बात का कंफर्मेशन किया हुआ था और इसकी वजह से तुरंत उसके चेहरे पर एक रोशनी आ गई। वो अपने लॉयर की तरफ मुड़कर कहने लगा, ठीक है, जब भी हम जाने के लिए रेडी हों तब मुझे बता देना। बाहर से वो बहुत ज्यादा शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक आग उगल रही थी। उसने बस अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो लोग जोया को कहीं से भी उठा ले और जैसे ही उसके ऑर्डर पूरे हो जाए तो वो उसे तुरंत इन्फॉर्म करे। आज रात वो उस औरत से अच्छी तरह बात करने वाला था। जब सिमरन को पता चला कि चंद्रचूड़ जोया के पीछे लगा हुआ है तो उसकी आईब्रोज तुरंत उठ गई। ये आदमी वाकई में इतना बेवकूफ है कि वो अपने बाप की मौत के कुछ दिनों बाद ही ये सब कुछ कर रहा है। आखिर ये सोच क्या रहा है? हालांकि सिमरन के पास एक और मैटर था जिसके साथ उसे इस समय डील करना जरूरी था, इसीलिए उसने रूपाली को वहां से जाने के लिए कहा। जब मुझे ये न्यूज मिली कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं तुरंत भागा भागा यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए चला आया। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सिमरन? फरहान ने सिमरन की तरफ घूरते हुए देखकर कहा। उसने तुरंत अपना झगड़ा कर लिया और उसके अंदर पैदा हो रहे गुस्से की वजह से उसका चेहरा अभी तक लाल भी हो चुका था। अगर सच कहा जाए तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि मुझे लगा तुम ऑलरेडी हमारी फ्रेंडशिप को भूल चुके हो। मैंने कभी भी तुम्हें यहाँ पर देखना एक्सपेक्ट नहीं किया था, सिमरन ने बेबाक होकर कहा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो बेवकूफ किस्म के आदमी थे और उनमें से एक इस समय उसके सामने खड़ा हुआ था। तुम मुझ पर इस तरह क्यों बरस रही हो? मैं यहाँ से बस कुछ हफ्तों के लिए ही गायब हुआ था और तुम ऑलरेडी मुझसे बिल्कुल किसी अनजान की तरह बर्ताव कर रही हो, फरहान ने कहा। जो इकलौती वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपने घर के अंदर आने दिया है वो ये है कि अभी भी मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारी कंपनी में लगे हुए हैं, सिमरन ने कहा। उसकी ये बात सुनकर फरहान की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। क्या तुम मुझे एक बार अपनी बात को एक्सप्लेन करने का मौका दोगी? फरहान ने पूछा। तुम मुझे ये सब कुछ क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कुछ और हूँ? सिमरन ने सार्कास्टिकली काउंटर करते हुए कहा। तुम्हें उस औरत को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए जिसके साथ तुम इतने दिनों से थे और मुझे अपना भाषण देने की कोशिश मत करो। अरे सिमरन, बच्चों जैसी बात मत करो। मैं इतने दिन तक तुमसे दूर इसलिए था क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था
जिसके बारे में मैं कनिका को या तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। आखिरकार फरहान सिमरन के शब्दों को समझ क्यों नहीं पा रहा था। उसे पता था कि सिमरन को अच्छी तरह पता है कि उसके साथ इन दिनों क्या चीजें चल रही थी। इसीलिए सिमरन के लिए नॉर्मल था कि वो इस बात को जानती थी कि वो कनिका के साथ अपनी रातें गुजार चुका था या उनके बीच में कुछ ना कुछ तो हो चुका था। ओह, तो क्या ये तुम्हारा बेवकूफ होने का एक और बहाना है? सिमरन ने फरहान की तरफ घूर कर देखते हुए पूछा। मेरे पिताजी इस समय कोमा में हैं, फरहान ने धीरे से कहा। मुझे लीगल तरीके से अडॉप्ट किया गया था और अब मैं ही उनकी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। जरा मेरे प्राइस के बारे में भी तो सोचो। जब इतने सारे लोग अचानक ही मेरे पास आकर मुझसे उनकी वसीयत के बारे में बात करने लगे, जबकि पिताजी अभी भी कोमा में हैं। और मुझे इस बारे में इसलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि, सिमरन ने पूछा, हालांकि उसे इस बात का आंसर ऑलरेडी ही पता चल चुका था। मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा था कि इस बात को मीडिया से छुपा पाऊं, वरना गीतांजलि ज्वेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। इसके अलावा मैं कंपनी को हैंडल करने में और उन लोगों को हैंडल करने में इतना ज्यादा बिजी था जिन लोगों को मेरे पिताजी की दौलत चाहिए थी, फरहान ने सोचते हुए कहा। यही वजह है जिसकी वजह से मैं कनिका को भी इन दिनों कुछ भी नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस सारे पचड़े में पड़े और इतने बुरे वक्त से गुजरे, वरना हो सकता है वो लोग उसे भी टारगेट बनाकर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है, मेरी फैमिली में तुम दोनों ही हो जिन्हें मैं प्रैक्टिकल तौर पर बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सिमरन ने फरहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने होंठ सिलकर उसकी तरफ देखने लगी। फरहान को अडॉप्ट किया गया है, ये बात फैशन वर्ल्ड में किसी से छुपी नहीं थी, जबकि वो आदमी इतना ज्यादा उठकर दिखाई नहीं देता था और ना ही उसके खिलाफ किसी तरह के कोई भी स्कैंडल चल रहे थे। लेकिन ये सरप्राइज कर देने वाली बात नहीं थी कि लोग वाकई में उस जैसे टैलेंटेड इंसान से बहुत ज्यादा जलते थे। कितनी मजाकिया बात है ना कि तुम लोग ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर रहे हो और अपने पिता की वसीयत के बारे में बात कर रहे हो, जबकि वो अभी भी जिंदा है, सिमरन ने नोट करते हुए कहा। जहां तक देखा जाए, मुझे अडॉप्ट करने वाले मेरे पिताजी बहुत ही प्रोमिनेंट और हाई एंड क्लाइंट भी हैं और मैं इतने दिनों से अपनी एरिया किस किस कर उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपने फादर की हेल्थ के बारे में अपडेट देकर स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कनिका ने मुझे बताया कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है, उसी वक्त मेरे पास कॉल आया और मुझे बताया गया कि मेरे पिता को हार्ट अटैक आया है। मैंने तुरंत अपना बैग्स पैक किए और फ्लाइट लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। मुझे लगा इस वजह से कनिका को भी इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। फरहान ने समझाते हुए सिमरन को पूरी सिचुएशन बताई। सिमरन तुरंत ही एक नकली मुस्कान के साथ फरहान की तरफ देखने लगी और फिर कहने लगी, तुम दोनों बस एक दूसरे के लिए मुसीबतें ही बना रहे हो। भगवान के लिए एक बड़े इंसान की तरह बिहेव करो और इधर उधर भागने की बजाय एक दूसरे को टाइम दो ताकि तुम लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओ और उन पर विचार कर सको। तुम्हारी बकवास सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग कोई छोटे बच्चे हो। क्या तुम लोग टीनेजर्स हो? सिमरन अपनी बात धीरे से कही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका मतलब यही था। यहाँ तक कि किसी भी तीसरे इंसान को छोड़ने पर सिमरन की बातें बहुत ही स्वीट लगती। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक हमेशा ही बनी रहने वाली मुस्कान भी थी। फरहान खुद को कांपने से रोक नहीं पा रहा था। अब मुझसे ये बात कहना कि तुम्हारा दिमाग इतने मैच्योर कन्वर्सेशन को हैंडल नहीं कर सकता है। क्या तुम दोनों कोई छोटे बच्चे हो जो अभी भी नर्सरी क्लास से बाहर निकले हो? ऑलरेडी ये तो तुमने बहुत बुरी तरीके से कहा है। ऐसा कहते हुए फरहान ने तुरंत अपना हाथ इस तरह पकड़ लिया है मानो वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हो। मगर मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा कहते हुए वो अपनी सीट से उठी और सिमरन की तरफ देखकर फिर आगे कहने लगा, मैंने सुना है वो अभी भी उदयपुर में ही है। मैं उससे बात कर लूंगा और उसके साथ सारी चीजों को सेटल कर लूंगा। मैं उसे अपने साथ अपने पिताजी को देखने के लिए भी ले जाऊंगा और वहीं पर उससे शादी भी कर लूंगा। मैं और ज्यादा देर नहीं करना चाहता हूँ, वरना मुझे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, क्योंकि ये हम दोनों के लिए इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि। एक मिनट, ऐसा कहते हुए सिमरन अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और फरहान की तरफ चलकर जाने लगी। तुमने कहा कि तुम उससे शादी करोगे, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी कंपनी से अपने शेयर्स निकाल लेगी? क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी ज्यादा क्रूर हो, फरहान ने कहा। वैसे यही मेरा पहला प्लान था, सिमरन ने तुरंत फरहान को बीच में ही रोकते हुए उसकी तरफ स्वीट तरीके से स्माइल करते हुए कहा। इसके बाद वो आगे कहने लगी, और हाँ, मैं इतनी ही ज्यादा टेरिबल हूँ? क्या सिमरन को वाकई में इतना ब्लंट होना जरूरी था? फरहान खुद से ही अंदर अंदर सवाल कर रहा था और अपना सिर हिलाते हुए आगे कहने लगा, मैं इधर उधर भाग भाग कर थक गया हूँ। मैं उससे तब शादी करूंगा जब वो शादी करने के लिए रेडी होगी।
और जब वो इस लायक हो जाएगी कि वो हमारी शादी से रिलेटेड सारे बड़े डिसीजन अपने आप ले सके। इसके रिस्पॉन्स में सिमरन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे एक इनविटेशन जरूर भेजना। अगर तुमने शादी करने के लिए कन्विंस कर लिया तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर स्पॉन्सर करूंगी। मैं ये बात याद रखूंगा। ऐसा कहते हुए फरहान चलकर दरवाजे की तरफ गया और अपना हाथ हिलाते हुए पूछने लगा, और सिमरन? सिमरन ने जवाब में कहा, मुझे खुशी हुई कि तुम सही सलामत हो। इतना कहने के बाद फरहान वहां से निकल गया।